मैं एक दिन ध्यान कर रही थी बैठ के, डीप ध्यान में चली गई थी। मेडिटेशन करते करते ही मुझे एक आवाज़ आई, पायल मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जब मैं वो बुक पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं योगानंदा जी की एनर्जीज़ के साथ पूरी कनेक्ट होती हूँ, तो मैं उनके साथ साथ उस जर्नी को फील कर पाती हूँ। मैं जिस फैमिली में पैदा हुई तो वहाँ पर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, बट मैं हमेशा से उसके लिए मना करती थी। शादी के बाद मेरी जो परिस्थितियाँ थी, अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को ब्लेम करती थी कि यही रिस्पॉन्सिबल है। बट ध्यान में आने के बाद मैंने ये जाना कि हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग है और हर चीज़ जो होती है वो एक पर्पस के लिए होती है। आप वो आज नहीं समझ पा रहे, बट आप कुछ साल बाद आप उसको ज़रूर समझ पाओगे। ये ध्यान की एक शक्ति है कि हम अपने जो लव्ड वंस है, जो चले जाते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो वहाँ से भी गाइड करते हैं। मेडिटेशन में मुझे दिखता था कि मैं माइक पकड़ के बोल रही हूँ, मैं एक ऑडिटोरियम में हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हूँ और वहाँ बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। ऐसा मुझे एक बार नहीं, बार बार दिखा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पायल जी से फिर मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी जीवन के अंदर ध्यान साधना के माध्यम से और क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे उनकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ी। जानते हैं उन्हीं से और स्वागत करते हैं उनका आत्मा की यात्रा शो में। स्वागत करते हैं पायल जी आपका आत्मा की यात्रा शो में। थैंक यू मैम, शुक्रिया बुलाने के लिए फिर से। पायल जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जीवन के अंदर आप शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? मैम, मैं जिस फैमिली में पैदा हुई तो वहाँ पर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। पर यहाँ पर भी एक बड़ी मज़ेदार बात है मेरे बारे में, मेरे सारे भाई बहन, मेरे पापा मम्मी खाते थे, बट जब मुझे खिलाया जाता था, मैं एक पतली दुबली लड़की थी, जल्दी जल्दी बीमार होने वाली, तो उनको लगता था कि इसको तो खिलाओ। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा इससे। जैसे हर घर में अभी जब तक हमें ज्ञान नहीं आता तब तक हम इसी उसमें भ्रम में जीते हैं कि इससे बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। तो उनको लगता था ये पतली दुबली है, इसको थोड़ा ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है, इसको नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाओ। बट मैं हमेशा से उसके लिए मना करती थी। बट आप कह सकते हो ना कि जब पेरेंट्स भी थोड़ा ज़िद करते हैं और बार बार बोलते हैं कि ये आपके अच्छे के लिए, तो बच्चे को ज़बरदस्ती मन मार के खाना पड़ता है। मेरा कभी भी जो है, मेरा टेस्ट जो था वो नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ कभी नहीं था। बट क्योंकि मुझे फोर्स किया जाता था कि खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, सब खा रहे हैं, मेरे भाई बहन खा रहे हैं, तो मैं भी खा लेती थी, ज़बरदस्ती थोड़ा सा। बट यही चीज़ जब आगे मैं ध्यान में आई, तब मुझे पता चला कि अब ये तो जो है ये ठीक नहीं है, ये पेन और सफरिंग का फूड है। तो सबसे पहले मैं तो बहुत खुश हुई जब मुझे इसे त्यागना था, और ये मैं, आप कह सकते हो कि मैं एक तरह की वेजिटेरियन ही थी। बहुत रेयर ही मैं कभी, जब मुझे ज़बरदस्ती की जाती थी मैं तब खाती थी, वरना मैं एक शाकाहारी ही थी। पर तब किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं शाकाहारी हूँ। कभी आपने टेस्ट तो किया, आपने खाया तो है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहली चीज़ जो त्यागी, जो मैंने छोड़ी, अपनी लाइफ से बाहर निकाली, वो था ये नॉन वेजिटेरियन फूड। और उसके बाद जब हम सब ध्यान में आ गए, मेरी फैमिली भी ध्यान में आ गई, तब उन्होंने भी, सब ने इमीडिएट छोड़ दिया। किसी को ये मतलब दिक्कत नहीं लगी, मजबूरी नहीं लगी कि हाँ अब हम क्या करेंगे, क्या हम सिर्फ घास फूस खाएंगे, खाना खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। सबने उसको ऐसे अपनाया कि जैसे हमेशा से एक आपकी कॉलिंग नहीं होती कि यही तुम्हारी कॉलिंग थी, यही सही रास्ता है तुम्हारे लिए। सबने छोड़ दिया। मेरी बहन ने, जो काजल हैं, उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया और उसके बाद हम सब उस रास्ते पे आ गए, और बड़ी जल्दी, इमीडिएट, कि जैसे बस किसी ने बताना था, उंगली पकड़नी थी, सही मार्ग दिखाना था और हम उस पर चल पड़े। तो क्या मैंने और क्या मेरी फैमिली ने, हम सब ने छोड़ दिया। मैं इसके साथ एक चीज़ जो महसूस कर रही हूँ कि आपने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी जो पेन, उससे सफरिंग से आप निकल चुके थे। आपने वो जीवन में सही, आपको आसानी से समझ आ गई कि हम अगर दूसरे एनिमल्स को सफरिंग देते हैं वो कितनी पेनफुल होगी। उसी पेन को, उन्हीं इमोशंस के साथ हम उनको खाते हैं।
तो हमारा जीवन भी पेनफुल है। यही मेन कारण मुझे लगता है कि आप इतनी आसानी से अपने जीवन से उसको निकाल पाए। बिल्कुल मैम। बहुत सुंदर बात है ये, और अच्छा है कि ध्यान के शुरू में ही आपका ये हो गया, क्योंकि एक ध्यानी के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो शाकाहारी हो। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ मैम कि ध्यान से ना पहले जो है आप में लव होता है, जो आप अपने बच्चों को करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हो, लेकिन ध्यान के बाद वो लव चेंज हो जाता है, वो बन जाता है कंपैशन, करुणा में। तो मेरे अंदर एक सारे एनिमल्स के लिए एक रिस्पेक्ट जागी कि इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें भी तो जीवन है। और जब मैं पीएमसी और पीएसएसएम से कनेक्ट हुई, सर सबसे पहले यही बात कहते थे, तो मैं इससे इतना कनेक्ट कर पाई कि ये तो मेरे अंदर ही बात है। और मेरे अंदर वो ऐसी करुणा जागी कि मैंने इमीडिएट छोड़ दिया, और मैं आगे सबको प्रेरित करती हूँ कि अब आप भी ना खाएं। जिसको भी मैं कभी देखती हूँ अपनी फैमिली में अभी कोई खा रहा है या अभी भी किसी का इंटरेस्ट बहुत है उसमें, मैं अपनी तरफ से समझाने की एक बार कोशिश ज़रूर करती हूँ। आगे सबकी अपनी जर्नी है, बट एक बार समझा ज़रूर देती हूँ कि ये सही नहीं है हमारे लिए। पायल जी, मेन हमारा मकसद यही है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाए। आगे सोल का अपना पैटर्न है कि वो कब इसको मानती है और कहाँ तक चलती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतनी बुक्स पढ़ी, आपको कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी? मैं जब ध्यान में आई तब उसके बाद ध्यान में सर ही बहुत बोला करते थे, क्योंकि मैं कोविड टाइम्स में सर से बहुत कनेक्ट हुई थी। सर ऑनलाइन आया करते थे, बातचीत किया करते थे। तो जब मेरी छुट्टी होती थी मैं सर का पूरा सुनती थी, सर सबके साथ क्या बात कर रहे हैं। तब सर जो है इन 3 बातों पे बड़ा हमेशा से उनका फोकस रहा है, ध्यान करो, शाकाहारी बनो, पिरामिड्स को अपनाओ, सज्जन सांगत्य करो और खूब बुक्स रीड करो। सर अपना एग्जाम्पल देते थे कि मैंने 1 लाख से ऊपर बुक्स पढ़ी हैं। और तब तक मैं हमेशा से एक इंग्लिश की टीचर तो रही हूँ, बट शायद मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। अपने स्कूल की बड़ी बुक्स पढ़ी और फिक्शनल नॉवेल्स बड़े पढ़े, बट मैंने कभी स्पिरिचुअल नॉवेल्स नहीं पढ़े थे या स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ी थी कभी, जो शायद रियल विजडम देती हैं लाइफ की। तो जब मैं सर को सुनती थी, जब मैं जेटीटीपी करती थी, तो उसमें एक सेशन होता था जिसमें वो बुक्स के बारे में बताते थे, अपनी अपनी उसकी बताते थे कि उस बुक से लर्निंग क्या है। तो मुझे ये पर्टिकुलरली ये सेशन जो था बड़ा टच करता था कि किताबें इतना कुछ ज्ञान दे जाती हैं और हम कितने अनअवेयर हैं। जब तक हम जागते नहीं हैं तब तक हम कितना एक सो रहे होते हैं, एक तरह से हमें बहुत अनअवेयर होते हैं, हम कितनी चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता। तो जब मैं प्रेरित हुई तब मैंने बुक्स लानी शुरू करी। सबसे पहले मैं लाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैम आप मानोगे नहीं, उस बुक को मैंने बड़े प्यार से और आराम से पढ़ा। लोग कहते हैं ना मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, मैं थोड़ी स्लो रीडर हूँ। मैं स्लो क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि मैं उस बुक को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं अंडरलाइन करती हूँ, मैं उस चीज़ को बार बार पढ़ती हूँ और कभी कभी मैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए और 2 बार पढ़ती हूँ कि मैं इस बात को अपने अंदर ले जाऊँ, अब्जॉर्ब कर लूँ इसे बिल्कुल अपने सिस्टम में। तो जब मैं वो बुक पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं योगानंदा जी की एनर्जीज़ के साथ पूरी कनेक्ट होती हूँ। मुझे जब वो रोते थे, जब उनके ब्रदर की डेथ होती है उस बुक में, वो रोते हैं, मुझे भी रोना आता है उनके साथ-साथ। वो मुस्कुराते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ-साथ उस जर्नी को फ़ील कर पाती हूँ। तो इस बुक ने मुझे पर्टिकुलरली बहुत छुआ, योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी ने। उसी के बाद मैंने पढ़ी स्वामी रामा की लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा ये तो बहुत ही सुंदर बुक है। इतने छोटे-छोटे चैप्टर्स, देखने में वो थोड़ी मोटी बुक है बट उसके इतने छोटे-छोटे चैप्टर्स और हर चैप्टर आपको इतना सुंदर ज्ञान दे जाता है। हम लाइफ में बड़ी बात करते हैं, पेशेंस लाओ, फॉरगिवनेस लाओ, अब तुम मेडिटेशन में आ गए हो, ध्यान में आ गए हो, तुम में अभी भी ये सब नहीं है। हम तब तक उनको सीरियसली नहीं लेते कि हाँ, हाँ ठीक है मैं पेशेंट तो हूँ। बट उस बुक से मुझे पता चला कि इसको अपने जीवन में उतारना कैसे है, कि पेशेंस कितनी ब्यूटीफुल है अपने आप में। किस तरह से योगियों ने भी जो हिमालयाज़ में रहते हैं, जैसे स्वामी रामा की अपनी भी लिमिटेशंस थी उनकी अपनी लाइफ की, कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया। उनको बहुत शौक था अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी वॉचेस पहनने का, कैसे उन्होंने इन सबको धीरे-धीरे ओवरकम किया। तो ये बहुत सुंदर लेसन्स हैं, जो मुझे लगता है हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। पेशेंस क्या, फॉरगिवनेस, कंपैशन, हर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी खूबी नहीं है जिस बुक की वो बात ना करे। उस बुक को भी मैंने बड़े आराम से और प्यार से अंडरलाइन कर के पढ़ा। तो मैंने बहुत बुक्स ऐसी एंजॉय करी। एक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स है डॉक्टर ब्रायन की, मैंने इस बुक को पढ़ा। इन बुक्स को मैं जब पढ़ती हूँ तब मैं इतना टच हो जाती हूँ
कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप ये बुक्स पढ़िए। मैंने रोंडा की बुक पढ़ी, ग्रैटिट्यूड की। शुक्राना का भाव इतना कम था मेरे जीवन में, मैं ये जानती नहीं थी कि मैं कितना कंप्लेन मोड में रहती थी। बट ये सब मेरे अंदर आया सिर्फ इन बुक्स को पढ़ के। तो ये बुक्स तो मुझे लगा जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं। आपको पता है मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं। ये कोई मैं ये नहीं कह रही इसलिए कि बाकी सबसे अच्छी हाय हेलो होती है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लंबी लंबी फ़ोन पे बातें करनी है। ये बदलाव भी मेरे अंदर ध्यान के बाद आया कि मैंने बुक से दोस्ती करी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे बस थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं कोई किताब पढ़ लूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बड़ी ऐसी सुंदर सुंदर बुक्स आई मेरी लाइफ में और मैंने सबको बताया। सीक्रेट पढ़ी, मैंने ग्रैटिट्यूड की बुक पढ़ी रोंडा की, मैंने सबको बताया। और मेरे फ्रेंड्स भी कुछ जो हैं मुझे पर्सनली आके बताते हैं कि बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो जिन जिन को भी उन बुक्स ने टच किया, मैं अपना काम करती हूँ, पढ़ने के बाद बता देती हूँ, आगे उनकी इच्छा है जो पढ़े, जिसको वो बुक जैसे टच करे। पायल जी, आपके जीवन के अंदर कुछ आपकी ऐसी कोई हैबिट जो आपके पास पहले थी और ध्यान में आने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गई, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शादी के बाद मेरी जो परिस्थितियाँ थीं, वो हमेशा मुझे मुश्किल लगती थीं और मैं हमेशा अपने घर वालों को, अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को ब्लेम करती थी कि यही रिस्पॉन्सिबल हैं शायद, कि ये मेरी जो खुशियाँ मेरे पास नहीं हैं वो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ध्यान में आने के बाद मैंने ये जाना कि जो मेरे अंदर इतना एग्रेशन था, गुस्सा था, मुझे मन करता था कि मैं पलट के जवाब दूँ कि क्यों, अगर आप कुछ कह रहे हो तो मैं नहीं कह सकती क्या? जैसे हम नॉर्मली होते हैं अपने ध्यान में आने से पहले कि मैं बस आपको उल्टे जवाब दूंगी और उससे मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो मेरे अंदर चेंज हो गया। अब मैंने अपनी मदर इन लॉ को जवाब देने की बजाय ये सोचा कि अगर ये बड़े हैं और ये मुझे कुछ कह भी रहे हैं तो क्या हुआ, मेरी बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं। मेरा एक चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। क्यों? क्योंकि मुझे ना लड़ना था, ना मुझे रिएक्ट करना था। अब मैं पहुंच चुकी थी रिस्पॉन्स मोड में। मैं दूंगी जवाब, प्यार से दूंगी, उस वक्त नहीं दूंगी पर बाद में बात कर लूंगी। तो इससे मेरे और उनके रिलेशनशिप्स बेटर होने लगे। मैंने देखा वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, मुस्कुराने लगी, बात करने लगी। जो पहले हम शायद रहता था अपने अपने रूम्स में रहते थे, ठीक सब था ऊपर से देखने में, क्योंकि मेरा नेचर वैसे तो लाइवली है, बट जो एक अंदर से हमें पता था कि शायद ठीक उतना ठीक नहीं है, पर वो हकीकत में अच्छा होने लग गया। पायल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ध्यान कर रही थी, ध्यान में आप बहुत कुछ पा भी रही, आपने अभी तक पाया और आगे भी पाती रहेंगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो क्या आपके परिवार वाले भी, आपके पति, आपके बच्चे ध्यान करते हैं? मैम मेरे जो इन लॉज हैं वो तो पहले से ही अपना मेडिटेट करते ही हैं। जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग दोनों उठते हैं और वो ध्यान करते हैं, दिन की उनका जो दिन ख़त्म होता है वो भी ध्यान से ही होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ बैठ के चाहे इतना मेडिटेशन ना करें, ऐसे जिस तरह से मैं बैठ के करती हूँ वो नहीं करते, बट वो मुझे पूरा 100% सपोर्ट करते हैं मेरी मेडिटेशन में। और उनमें सेवा भाव बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। उनको मैंने बड़ी बार बोलते हुए, बच्चों को टोकते हुए सुना है कि आपकी मम्मी मेडिटेशन कर रही है, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो अब मेरे घर में कल्चर बन चुका है, सब जानते हैं कि ये इनका ध्यान का टाइम है, ये करेंगी। और मेरे बच्चे भी उस बात को मानते हैं और वो भी कभी कभी करते हैं, चाहे रोज़ ना करें, बट मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, बट शायद अभी थोड़ी छोटी वाली चंचल है, जब जान जाएगी तो उस पाथ में आ जाएगी। पर वो सेंसिटिव है, मैं ये समझ सकती हूँ। और उसी से जब वो मेरे वूम में थी तभी से मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीज आया था, जब मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी थी। तो वो करते हैं जब मैं बोलूँ, तो जब मैं थोड़ा इंसिस्ट करूँ उनको तब वो कर लेते हैं, बट मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि वो आगे जाके रेगुलरली मेडिटेट करेंगे। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतना ध्यान में आगे बढ़ रही हैं, तो आपके जीवन के अंदर और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हों जिसका योगदान आपके जीवन में, ध्यान में और ज़्यादा बढ़ा हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने आपको सबके बारे में तो बताया। अपनी फैमिली में जो एक जन मुझसे मिस हो गया वो है मेरी नानी। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत अटैचमेंट है। चाहे उनको भी एक बॉय चाहिए था कि एक बड़ी बेटी के बाद एक बेटा ही आ जाए, बट फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी और मेरी बॉन्डिंग ऐसी बनी कि शायद मेरी नानी, मैं आपको कह सकती हूँ, शायद मुझे 3 बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं। अब वो अपना शरीर छोड़ चुकी हैं। ये 2018 की बात है। मैं 2017 में ध्यान में आ गई थी। मैं एक दिन ध्यान कर रही थी बैठ के,
डीप ध्यान में चली गई थी, अपनी साधना में चली गई थी। मेडिटेशन करते करते ही मुझे एक आवाज़ आई, पायल मैं जा रही हूँ। फिर से वो आवाज़ आई, मैं जा रही हूँ। आवाज़ आई, मुझे समझ आया कि ये तो मेरी नानी की आवाज़ है। मैं बहुत हैरान हुई, पर मैं ध्यान करते रही अपना, मैं बनी रही ध्यान में। पर जब मैं ध्यान करके उठी तब मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी कि मेरी नानी मुझे क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि मैं जा रही हूँ। मेरी नानी तो मेरे मामा जी के साथ रहती है, मैं जानती हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ओल्ड एज है, बट ठीक है। पर मेरे अंदर ये खटकता रहा और मैंने उनको फ़ोन करा और पता लगाया, तो मुझे पता लगा कि वो थोड़ी बीमार हैं, वाक़ई वो बीमार हैं। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो मिलने चलते हैं, नानी बीमार हैं। हम दोनों बहन गई, वहाँ पता लगा कि मेरी नानी काफ़ी बीमार थीं, जिसकी हमें आइडिया नहीं था कि वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जीवन और मृत्यु के बीच में बस झूल रही थीं। किसी एक धागे से अटकी हुई थी, किसकी वेट कर रही थीं, मुझे नहीं पता। अब फिर एक बड़ी यहाँ पे मेरे साथ एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो मेरे साथ बातें होती हैं, कहाँ से मेरे में वो शक्ति आती है मैं नहीं जानती, बट ऑफ कोर्स आज मैं जानती हूँ कि वो मेरे ध्यान की वजह से ही है। मैं अपनी नानी के पास बैठी गई, मैं और मेरी बहन बैठे, मैंने उनको सहलाया, प्यार किया। वो कहीं अपनी दूसरी दुनिया में ही थी, कोई बात नहीं कर रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी, खाना पीना सब बंद कर चुकी थी, बट सुन पा रही थी, समझ पा रही थी। मैंने उनको बोला, कहाँ से बोला मैं नहीं जानती, मैं कोई ये तैयारी नहीं करके गई थी कि मैं इनसे क्या बात करूँगी। गई उनके पास बैठी, आंखों में से आंसू निकल रहे थे हम दोनों बहनों के, और मैंने बस उनको बोला कि अब आपका यहाँ पे हो गया नानी, यात्रा हो गई पूरी, आगे लाइट की तरफ जाओ। यही मैं उनको 2-3 बार बोलती रही, उनको प्यार से सहलाती रही कि अब नानी आपका हो गया, अब आप क्यों इतनी सफरिंग झेल रहे हो, किसकी वेट कर रहे हो, क्यों दुख में हो, दर्द में हो ना, भी ये शरीर आपको दर्द दे रहा है, अब आप चले जाओ, फ्री हो जाओ, आपका टाइम हो गया। ये बातें करके जब मैंने उनको थोड़ा गाइड किया, मुझे पता था कि ये शायद फिजिकली नहीं सुन रही, बट इनकी सोल मुझे पूरा सुन रही है कि नानी अब आप जाओ। ये कह के हम दोनों बहनें एक बड़े मतलब दुख से भरे हुए हैवी हार्ट कहते हैं ना जिसे, उससे उसके बाद हम वापस चली गई अपने घर। घर आके मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मेरी मम्मी बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। मेरी नानी जो है मेरी मम्मी से भी बहुत प्यार करती है, उनके 4 बच्चे हैं, पर वो मेरी मम्मी उनकी बड़ी बेटी हैं, मुझे लगता है उनसे भी बहुत प्यार करती हैं, ऐसा दिखता था हमको। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा नानी ठीक नहीं है, वो चली जाएंगी, आप आ जाओ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी ने कोई मुझे क्वेश्चन नहीं किया, उनको कोई शक नहीं हुआ, उनको कोई डाउट नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। मेरी मम्मी ने अगले ही पल अपनी टिकट बुक कराई और वो बैंगलोर से दिल्ली आ गई। तो ये भी मैंने किस शक्ति के साथ बोला कि मेरी मम्मी को मुझ पे कोई डाउट नहीं हुआ। मेरी मम्मी दिल्ली पहुंच गई। मेरी मम्मी जिस दिन दिल्ली पहुंची उस दिन उन्होंने मेरी नानी के साथ स्पेंड किया। बस वो क्या थी, वो तो बस मिलनी वो उससे, मेरी नानी ने उनको देख लिया। अगली सुबह मेरी नानी ने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं और मेरी बहन समझ गए कि मेरी नानी जस्ट मेरी मम्मी की वेट कर रही थी आने के, एक बार अपनी शायद प्यारी बेटी से मिलने की, कि मैं इसको एक बार देख लूँ जो मुझसे दूर चली गई है। तो ये विजन मेरे को आई अपनी नानी की। और उसके बाद जब मेरी नानी चली गई, उसके बाद भी मैं अपनी नानी से कनेक्ट कर पाती थी। मुझे नहीं पता कैसे, बट मेरी नानी आती थी। ये ध्यान की एक शक्ति है कि हम अपने जो लव्ड वंस है जो चले जाते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप डरे ना, आप उस कोई फीलिंग को ना लाएं, आप जानते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपको वहाँ से भी गाइड करते हैं, एस्ट्रल प्लेन से। मेरी नानी मुझे गाइड करा करती थी, बोलती थी कि तुम जो मेडिटेशन कर रही हो वो बहुत अच्छे रास्ते पे हो तुम। मुझे हमेशा जो है वो ताकत देती थी, और कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक मेरी नानी आती थी, मुझे बताती थी कुछ कुछ। और फिर उसके बाद ऐसा टाइम हुआ कि आई थिंक जब वो बिल्कुल कंप्लीटली वहाँ चली गई, वहाँ की हो गई, तो उसके बाद मुझे अपनी नानी की विजन्स दिखना बिल्कुल कम हो गई या ऑलमोस्ट बंद हो गई। बट अभी भी मुझे एक यकीन है कि अगर अभी भी मैं अपनी नानी को याद करूँ तो वो ज़रूर आएंगी, या मुझे अगर कभी भी कोई उनकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हेल्प करेंगी। बट मेरे को अब ध्यान में आने के बाद ये जानती हूँ कि अब उनकी आगे की यात्रा में मुझे रुकावट नहीं बनना, तो मुझे अपनी नानी को जाने देना था अपनी आगे की सुंदर यात्रा करने के लिए। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत बढ़ रही थी और आप अपने ध्यान के मार्ग में आगे अभी भी चल रही हैं, बढ़ती रही। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सुख, आनंद, शांति आपने पाई, उसको आपने समाज में किस तरह से आगे लेकर गए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अरुणा मैम, उससे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी तो क्या ही है, मतलब ये एक मेरी विजन है। क्योंकि मैं ध्यान करती थी तो मेरी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी।
आप कह सकते हो कि जो बात मुझे परेशान करती थी, मैं उसकी एक इंटेंट रख के बैठती थी, एक क्वेश्चन पूछ के बैठती थी। बट उसके बाद मैं उस बात को कभी चेज़ नहीं करती थी या परेशान होती थी कि मुझे हल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? क्योंकि वो मैं जानती थी कुछ दिनों में आ जाता था। तो मेरा जो यूनिवर्स पे एक विश्वास था वो बड़ा पक्का हो गया था कि जो ध्यानी होते हैं, उनकी मदद होती ही होती है। तो ऐसे ही एक दिन मैं फिर से मेडिटेशन में बैठी हुई थी। मेडिटेशन में मुझे दिखता था कि मैं माइक पकड़ के बोल रही हूँ। मैंने साड़ी पहनी है, मैं माइक पकड़ा हुआ है और मैं बोल रही हूँ और मैं एक ऑडिटोरियम में हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हूँ और वहाँ बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। ऐसा मुझे एक बार नहीं, बार-बार दिखा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मेडिटेशन से बाहर आने के बाद। 1-2 बार तो मुझे लगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मेरी लाइफ में रेलेवेंस है, मुझे कुछ नहीं पता। बट जैसे कि कहते हैं कि ध्यान में जो हो रहा है होने दो। बट एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि सर तो इतना बोलते हैं, सारे सीनियर मास्टर्स बोलते हैं कि इस ध्यान को स्प्रेड करिए। जो आपके अंदर लाइट है इसको आगे बढ़ाइए क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम सबको ध्यान के मार्ग पे आने की और ये आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है कि आप इस पाथ पे आए हैं तो आप इसको आगे बढ़ाएं। तो जब मैं इस पाथ में आई तब जब मैंने ये विज़न देखा मुझे गुस्सा आया। तो मुझे लगता था कि सारा पीएसएसएम, सारा पीएमसी यही कहता है कि अपनी जो ध्यान की लाइट है इसको बढ़ाइए, ये सबसे बड़ी सेवा है कि आप लोगों तक ध्यान आगे पहुंचा पाएँ। बट मुझे एक तरह की हेल्पलेसनेस फ़ील होती थी कि जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं काम करती हूँ, वहाँ मैं इतना नहीं कर पा रही, ना मैं इसको स्प्रेड कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं वो सब नहीं कर पा रही जो मैं चाहती हूँ करना। तो मुझे एक हेल्पलेसनेस, एक फ्रस्ट्रेशन से अंदर से गुस्सा आता था कि मैं तो ये सब कर नहीं पा रही, तो ये क्या मुझे माइक दिखते रहते हैं और मैं पकड़ के घूम रही हूँ, मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रही रियल लाइफ़ में। तो मुझे अपने पे गुस्सा आता था और इस विज़न पे भी थोड़ा गुस्सा आता था। बट वो भी मेरी एक नादानी थी। जब मैं डॉक्टर ब्रायन को पढ़ रही थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन आती है कि हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग है और हर चीज़ जो होती है वो एक पर्पस के लिए होती है। आप वो आज नहीं समझ पा रहे बट आप कल, कुछ साल बाद आप उसको ज़रूर समझ पाओगे। तो वही बात मुझे आज ध्यान में आने के बाद समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसमें आई तो अब मैं एक रिसोर्स पर्सन बन चुकी हूँ जो बहुत लोगों को ध्यान में लेके आ रही हूँ। बाकी टीचर्स को ध्यान में लेके आ रही हूँ। तो ये मेरी विज़न बिल्कुल सत्य थी। आप ये कह सकते हो एक तरह से मेरे फ्यूचर का इंडिकेशन थी कि तुम ये करोगी। बट मैं नादान थी जो मैं तब उस बात को नहीं समझ पाई। बट ये अब मेरी हकीकत है कि आज मैं एक रिसोर्स पर्सन हूँ सीबीएसई की और मैं बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन करती हूँ और सबसे पहले मैं उनको ध्यान कराती हूँ। हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि आप टीचर हैं, तो आप कौन से स्कूल में टीचर हैं और कैसे आपने ये ध्यान को और आगे बढ़ाया? मैं एक मिशनरी स्कूल में काम करती हूँ। सेंट फ्रांसिस स्कूल है जो कि जनकपुरी में है, मैं उस स्कूल में काम करती हूँ। और जब मैं ध्यान में आई तब सबसे पहले मुझे लगा कि मेरे पास कितने सारे बच्चे हैं। कोविड टाइम के बाद जब स्कूल खुला, कोविड टाइम में भी, ये बात मैं आपको शायद बताना भूल गई उस टाइम पे, कोविड टाइम पे भी क्योंकि मैं ध्यान में थी और उस वक्त मेरे ध्यान की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जो एक ध्यानी पूरी तरह से बनी वो मैं अपने कोविड टाइम्स में बन पाई, जब वो मेरे अंदर उतर गया। तब उस टाइम सब सफ़र कर रहे थे, आसपास कोविड हो रहा था, सब लोग परेशान थे। हमारे स्कूल में बहुत लोगों को हुआ, बहुत टीचर्स को हुआ। तब मैंने अपने प्रिंसिपल से उस टाइम रिक्वेस्ट करी कि हम जो ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं अपनी बाकी फ्रेंड्स, इन टीचर्स के लिए मेडिटेशन का सेशन करना चाहती हूँ। सब इस वक्त पेन से गुजर रहे हैं, हर एक के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं डेथ है, कहीं सफरिंग है। मुझे लगा कि ये मेरा हेल्प करने का माध्यम है और ये मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई। हम ना जब अपने प्रिंसिपल को मिलते हैं तो हम बड़ा कुछ सोचते हैं, अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, मानेंगे, बड़े डाउट्स आते हैं। बट ये मेरे अंदर जो एक थॉट आया, ये बड़ी फोर्स से आया और इमीडिएटली मैंने बात करी और इस बात को आगे रखा और मेरी ये बात मैम मान ली गई। मुझे टाइम दिया गया, लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया, मैंने ऑनलाइन सेशंस उस टाइम कनेक्ट किए और सबको ध्यान कराती थी। सब लोग मेरे साथ जुड़ते थे और हम ध्यान करते थे और कुछ जो मैं उस टाइम जेटीटीपी से सीख रही थी, कुछ मैं विजडम शेयरिंग वो भी करती थी। तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। तो ये मैंने उस समय किया और उसके बाद जब कोविड ठीक हो गया, जब हम सब वापस आ गए स्कूल में, फिज़िकल लाइफ में अपनी, तब मैं जो उन इतने सारे बच्चों को टच करती थी, मुझे लगा मैं इनको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आई, क्योंकि ये तो बहुत इवॉल्व्ड है, हमसे बहुत आगे हैं, बट इनको भी थोड़ा सा जगाना है, इनको भी तो ये सिखाना है। तो मैंने उन बच्चों को पूरा आनापानासती का साइंटिफिक वे समझाया।
क्योंकि मैं जानती थी कि आनापानासति कितना सुंदर है, जो हमें पतरी जी ने दिया है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो ये हम तक पहुँचाया गया है, सर के द्वारा जो हम तक पहुँचाया गया है, वो मुझे लगा कि मुझे इनको भी देना है। तो मैंने उन सब बच्चों को एक साइंटिफिक तरीका समझाया, मेडिटेट करवाया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि मैम इससे हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। हर टीचर आती है, हमको पढ़ा के चली जाती है, बट सिर्फ एक आप ही हो जो हमको थोड़ा ये कामनेस के मोमेंट्स मिलते हैं आपके साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे लिए भी एक पॉजिटिव फीडबैक था और बच्चों की तरफ से भी एक अच्छा फीडबैक था। तो इसको मैं आगे लेके चलती रही, मैं कराती रही अपने लेवल पे, बट ये सिर्फ मैं करा रही थी, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था। इतने में हमारे प्रिंसिपल भी चेंज हो गए। तो जब नए प्रिंसिपल आए, उनको थोड़ा इस बात के बारे में पता चला। मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करने गई कि आप जो है, हम सब बच्चों को कराते हैं, सिर्फ एक अभी मैं ही करा रही हूँ, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो टच नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फिक्स टाइम कर दिया कि लंच ब्रेक के बाद हमारा, अब इतनी सुंदर बात है, हमारा सारा स्कूल मेडिटेट करता है। म्यूज़िक बजाया जाता है लंच ब्रेक के बाद और सब, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या ऑफिस स्टाफ, सब बैठ के उस टाइम 10 मिनट होते हैं वो बहुत सुंदर, जब सब मेडिटेट करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बदलाव आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और अब सब बच्चे करते हैं। पहले सिर्फ मेरी क्लासेस करती थी, अब सब बच्चे करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बदलाव आया। पायल जी, जैसा कि अभी आप बता रही हैं कि आपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके पूरे स्कूल में आपके लंच पीरियड के बाद 10 मिनट ध्यान होता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ध्यान कर रही है। तो कितना सुंदर एटमॉस्फेयर बन जाता होगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब सारा स्कूल, सभी बच्चे, सभी टीचर्स ध्यान में, ऊर्जा में बह रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी कोई पर्सनल लाइफ में पड़ा? मैम, इसका बहुत ज़्यादा मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, मैंने ये देखा। तब तक मेरी लाइफ रूटीन लाइफ चल रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं बच्चों को टच कर पा रही हूँ, बच्चों को ध्यान सिखा पा रही हूँ। पर मेरी पर्सनल लाइफ में भी फिर ऐसे मौके आने लगे, ऐसी परिस्थितियाँ आने लगीं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश किया। मैं कभी भी, जो आता है ना कि जैसे आप इसको अटेंड करिए, इस वर्कशॉप को अटेंड करिए, इस सेमिनार को अटेंड करिए, मेरे को कभी-कभी लगता था कि ये सब शायद वेस्ट ऑफ टाइम है। एक बार हमारे पास आया कि ये एक बेस्ट टीचर्स अवार्ड है, आप इसके लिए अप्लाई करिए। सबके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म सबके लिए ओपन था। जिस टीचर को करना है वो करें। हमारे प्रिंसिपल ने बहुत सबको एनकरेज किया कि आप इसके लिए करिए, ये बेस्ट टीचर्स अवार्ड है। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा कभी थी नहीं, बट इस बार फिर से किसी एक शक्ति ने मुझे जगाया। मैंने जब उस पैम्फलेट को देखा, वो जो था, जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा था, ऐसे लगा जैसे उसकी शक्ति मुझे बुला रही है, मुझे खींच रही है। वरना मैं कभी इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। मुझे लगता था मैं अच्छी टीचर हूँ, मैं ये बात जानती हूँ, मैं अपने दिल से पढ़ाती हूँ, मैं अपना काम दिल से करती हूँ, मैं ये बात जानती हूँ। बट इस पैम्फलेट ने जैसे मुझे बुलाया, अपनी तरफ आकर्षित किया कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। मुझे, जबकि मैं इतनी कोई एम्बिशियस थी नहीं, मुझे लगा मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, अच्छा है। बट इस पैम्फलेट को देखकर कुछ एक शक्ति थी या किसी ने मुझे बुलाया कि तुम आओ और तुम पार्टिसिपेट करो। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने चुपचाप इसका एक फॉर्म भरा। इसका फॉर्म बहुत बड़ा था, मैं उससे भी डिस्करेज नहीं हुई, वरना होता नहीं कि अरे इतना बड़ा फॉर्म, अरे रहने दो, नहीं। मैंने वो पूरा फॉर्म भरा। उसमें भी फिर से मेरे सपोर्ट सिस्टम ने मेरी मदद करी, जो कि मेरी बहन है, जो कि इस मेडिटेशन में है, मेरे जीजा जी जो मेडिटेशन में, उन दोनों के पास मैं गई, हमने इतना बड़ा फॉर्म फिल करा, उन्होंने मेरी मदद करी और मैंने सबमिट कर दिया। इस बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए स्टेप्स थे काफ़ी, एक बार में ही नहीं था। उसमें था कि पहले आप अपनी वीडियो बना के दीजिए एक। मुझे लगा वीडियो बना के दीजिए, ये ऑनलाइन था, वो हमें ऑनलाइन जज करेंगे, ऐसे कहीं जाना नहीं था। पर एक स्टेप थे कि आप कुछ क्लियर करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो पहला था स्टेप कि आप ऑनलाइन वीडियो बना के दीजिए, देखेंगे, आप सिलेक्ट हुए तो आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं डिस्करेज हो सकती थी। ऑनलाइन वीडियो बनाने का मतलब बहुत मेहनत का काम, शांति, आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है, आपको बहुत सारा डिजिटल यूज़ करना पड़ेगा माध्यम। फिर भी किसी एक शक्ति ने मुझे बोला तुम कर सकती हो, मैं बढ़ी आगे। अब एक बहुत बड़ी जो मेरे सामने रुकावट आई कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब मैं इतनी सारी क्लासेस इंग्लिश की पढ़ाती हूँ, मैं किसकी वीडियो बनाऊँ? मुझे इतना सब कुछ पता है। आप इंग्लिश में लिटरेचर देखो तो इतना सारा, ग्रामर देखो तो इतनी सारी, पोइट्री ले लो इतनी सारी। मुझे लगा मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, लोगों ने मुझे और कंफ्यूज किया, नहीं आपको ये करना चाहिए। जो मेरे मन में था लोगों ने कभी उसकी बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि आप ये करो, आप ये करो। तो मैं भटक सी गई।
एक दिन जब मैं थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रही कि मैं वीडियो बनाऊँ किस पे, मेरे सामने इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मैं सोच ही नहीं पा रही और मुझे बनाना सिर्फ एक टॉपिक है। तो मैं ध्यान में बैठ गई एक दिन परेशान होकर इस सवाल से कि अब तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, अब फॉर्म तो भर दिया, अब बुलावा भी आ गया कि अब आप आइए, अब बैकआउट नहीं कर सकते। ध्यान में बैठ गई। इतनी सुंदर बात है, मैम एक इंटेंट छोड़ी कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मास्टर्स प्लीज़ हेल्प मी, पत्री जी हेल्प मी। मुझे क्या गाइडेंस मिलती है, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, डीप ध्यान में जाती हूँ, मेरे सामने जो मैं क्लास 10th में बुक पढ़ाती हूँ, एक बुद्धा जी का चैप्टर है, वो मुझे दिखाया जाता है, मेरे सामने आ जाता है। पहले मैं कहाँ परेशान थी कि मेरे सामने इतनी मल्टीपल चीज़ें, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उसमें मुझे क्लियरली दिखाया गया दिस इज़ फॉर यू। मैं जब ध्यान से बाहर आई, मैं जान गई। फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया जानने के लिए कि क्या ये सही कर रही हूँ मैं, मेरे को जो दिखाया गया है ऐसी मेरे दिमाग की कोई इमेजिनेशन है। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, ये करोगी, बुद्धा जी का चैप्टर करोगी, बोर हो जाएंगे सब। पर अगेन मेरे में एक पावर है कि ये मुझे मेडिटेशन में दिखाया गया है। आज तक जो मुझे राह दिखाई गई है वो सही थी और मेरे बेटरमेंट के लिए थी। मैंने लोगों की बात नहीं मानी। मैंने जो चैप्टर था बुद्धा का सरमन एट बनारस, जिसमें किस्सा गौतमी की बड़ी सुंदर स्टोरी है, वो थी, मैंने उसी को लिया। चाहे वो एक इंटेंस डीप चैप्टर है, मैंने उसी को उठाया और मैंने उसी पे अपनी वीडियो बनाई और प्रेजेंटेशन दी। और मैम उस प्रेजेंटेशन के बाद ना, वो मेरी 11 मिनट की वीडियो थी, मैंने इतने दिल से बनाई 3-4 रीटेक में। जब फाइनल रीटेक हुआ उसके बाद मेरे को एक इतनी अंदर सेटिस्फैक्शन थी कि पायल तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम सिलेक्ट हो या ना हो कोई बात नहीं, बट मैंने जब किया वो तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लगा जैसे मैं एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके मैंने कुछ किया, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन थी और मैंने कहा अब तुम छोड़ दो। कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैंने एग्जैक्टली वही किया, मैंने अपना बेस्ट दिया और बाकी छोड़ दिया कि अब तुम्हारे हाथ में है, सरेंडर करती हूँ मैं, अब आपकी विषय है, मैं आपका एक निमित्त मात्र हूँ, आपने यहाँ तक पहुँचाया तो अब आगे भी देख लेना। मैम मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मेरे जो फ्रेंड्स आजकल डिजिटली इतने टेक सेवी हैं, उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया था, पर मैं सिलेक्ट हो गई सेकेंड राउंड के लिए और फाइनल राउंड के लिए। वो था हमारा ऑनलाइन। अब उसी विजन में मुझे 2 चैप्टर्स दिखाए गए थे। मेरा दूसरा चैप्टर भी सिंपल सा था। फिर मैंने अपनी परविजन को पूरे गाइडेंस में रख के, उस पे 1% भी शक ना करते हुए मैं उसी के साथ गई। मैंने उसी के साथ अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाई एंड आई वॉज सिलेक्टेड और मैं जीत गई। तो ये मेरी गाइडेंस जो थी, मैंने उसको बिल्कुल फॉलो किया और कभी उस पर शक नहीं किया। लोगों ने मुझे भटकाया क्योंकि मैंने उनसे पूछना शुरू किया, ये मेरे खुद का डाउट था। बट उन सबको, अपनी आवाज़ों को दूर करते हुए जिन्होंने मुझे भटकाया, मैंने अपनी गाइडेंस को फॉलो किया, जो मेरी इंट्यूटिव पावर थी उसको यूज़ करते हुए, और मैं आगे बढ़ी और मैं जीत गई और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मैम। इसके लिए। और साथ में सबसे बेस्ट चीज़ जो पत्री जी भी हमेशा कहते हैं और हमें बहुत से स्पिरिचुअल मास्टर्स भी कहते हैं कि अपनी इनर वॉइस को सुनो। बिल्कुल। बाहर की आवाज़ें या बाहर का ज्ञान आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट आपका अपना अनुभव जो है वही आपके लिए बेस है। बिल्कुल। तो हमेशा, और ये जो पावर्स है हमें ध्यान के माध्यम से ही आती हैं। बिल्कुल, उससे पहले तक तो कुछ भी नहीं था। कितने हम सिंसियर होके, मौन होकर सरेंडर करते हैं और जो वॉइस है उस पे ट्रस्ट करते हैं, तभी हम जीवन के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी। पायल जी, जैसे कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, वो भी आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आपकी और आत्मा की उन्नति के साथ। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपको अवार्ड मिला, आपके जीवन के अंदर और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई, इसके बारे में हमें बताइए। मैम आपको एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ। हम सब ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। आपको वो बात याद है जब योगानंदा जी को एग्ज़ाम्स देने होते थे और वो युक्तेश्वर गिरी जी को बोलते थे कि देखो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मैं तो साधना में हूँ, सेवा में हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है पढ़ाई का, आप मुझे क्यों इन डिग्रियों के लिए जाने के लिए कह रहे हो। लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी को तो सारा प्लान पता था। उनको पता था कि योगानंदा जी को जाके वेस्ट में नॉलेज स्प्रेड करनी है, ये विदेश में जाएंगे, इनका यहाँ पे इतना काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए ये सब चाहिए होता है।
तो मैं उस बात से इतना रिलेट कर पाती हूँ कि जैसे मेरे आगे बढ़ने के लिए मुझे भी ये दिया गया कि तुम आगे बढ़ो, और तुम्हारा कुछ जैसे ऐड नहीं होता आपके नाम के आगे चीज़ें, वो ऐड हुई। क्योंकि उसके आगे भी मेरी लाइफ में जब मैंने आगे ग्रो किया, तब ये मैं सीबीएसई की रिसोर्स पर्सन भी कैसे बनी, अचानक से बन गई। मेरे को ये मेरी फ्रेंड के साथ एक लिंक शेयर हुआ, इसकी तरफ भी मैं अट्रैक्ट हुई, मैं नहीं जानती क्यों। मेरी फ्रेंड एक बनी, मैंने उसको बात करी कि तुम कैसे बनी, उसने मुझे हेल्प करी कि आप भी ये लिंक है, इसमें अप्लाई करो। दोबारा देखा उसका भी फॉर्म इतना लंबा, वो भी आसान रास्ता नहीं था, उसमें वीडियोस भी लगाने थे, पिक्चर्स भी लगाने थे कि आपने क्या किया। मैम उसमें भी मैंने सारा मेंशन किया कि मैंने कोविड के टाइम ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाई है, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ नहीं था दिखाने के लिए। तो मैंने वही वीडियो डाली अपनी जो मेरे पास थी एक दो, मैंने वही लिखा, बिल्कुल सत्य का साथ दिया और वही लिखा जो मैंने कराया, कुछ झूठ नहीं, कुछ यहाँ वहाँ की बात नहीं। उसी से मेरा वो फॉर्म भी सिलेक्ट हो गया। जब मैंने अपने सत्य पर मैं टिकी रही कि मैंने ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाई है कोविड टाइम में, मैंने यही किया, वही उसी की पिक्चर्स लगाई, उसी की वीडियो लगाई, तो उन्होंने भी मुझे बुला लिया। उसके बाद उनका भी पूरा टेस्ट हुआ, ट्रेनिंग कोर्स हुआ। तो मैंने देखा कि मेरे ध्यान ने हर जगह मेरी मदद करी, और ये सिर्फ मेरे ध्यान से ही मुमकिन हो पा रहा था। मुझे ये सब आगे बढ़ाया जा रहा था कि तुमको अब अवार्ड मिल गया, अब तुम एक रिसोर्स पर्सन बनो। और अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगी तब और जैसे बातें खुलेंगी कि ये सब हो क्यों रहा था। आगे मुझे रिसोर्स पर्सन बनने का पूरा मैंने जो है वो 2 दिन का कोर्स पूरा किया, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला। क्योंकि उसके बाद ही जब आप सीबीएसई के साथ जुड़ते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो, तभी आप लोगों तक पहुंच सकते हो, आप एक माध्यम बन सकते हो दूसरे स्कूल्स में जाने का। वरना मेरे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मैं अपने स्कूल में ही थी और वो मैं कर रही थी, मुझे लग रहा था आगे क्या, आगे कैसे बढ़ूं। तो ये शायद मेरा उत्तर था, और ये मेरी हेल्प थी यूनिवर्स की तरफ से, मास्टर्स की तरफ से, कि तुम आगे बढ़ोगी। मैं नहीं जानती थी, मैं तब परेशान होती थी, हेल्पलेस फील करती थी कि आप तो मुझे दिखा रहे हो कि मैं माइक पकड़ पकड़ के बोल रही हूँ, बट मैं तो कुछ नहीं कर रही। तो जब मैं सीबीएसई की रिसोर्स पर्सन बन गई तब मुझे समझ में आया। और तब एक और मास्टर्स ने कितनी सुंदर बात करी कि सीबीएसई ने बोला है कि मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जो सेशन पढ़ाएंगे, आप उससे पहले मेंटल वेलबींग को आधा घंटा देंगे। मुझे लगा ये भी हमारे लिए ही है। मैं बहुत खुश हुई कि ये तो मेरे लिए ही रास्ता शायद खोला गया कि मेरे पास जो विजडम है, लाइट है, मैं उसको शेयर कर पाऊँ। मैम मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस स्कूल में भी जाती हूँ, मैं वहाँ पे सबसे पहले आधा घंटा पूरा आनापानासती, उसका पूरा साइंस जो हमें पत्री सर ने सिखाया है, पूरे उस ज्ञान को बांट रही हूँ। मैं पीएमसी की बात करती हूँ, मैं पिरामिड्स की बात करती हूँ, तो मैं सब तक उन टीचर्स तक पहुँचाती हूँ। और कुछ प्रिंसिपल्स भी बैठते हैं, और अब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कल ही वर्कशॉप से आई हूँ और वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने मुझसे पीएमसी के बारे में पूरा पूछा। उन्होंने पूछा तुम्हें ये ध्यान कहाँ से मिला, तुम किसके साथ जुड़ी हो। क्योंकि जब सबको ध्यान कराते हैं तो सबको इतना आनंद आता है। लोग अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड हैं, इतनी एंग्जाइटी है, सब भाग रहे हैं, बस एक वो शांति के पल किसी की लाइफ में नहीं है। तो जब मैं बोलती हूँ ना कि थोड़ा ठहर जाओ, सेशन शुरू करने से पहले एक ठहराव लाते हैं, रुको, बैठो आराम से, ये नहीं कि सिर्फ आओ पढ़ाई करें, एक्टिविटी करें और चलते बने, रुको, असली ज्ञान तो ले लो। तो पहले जब हम मेडिटेट करते हैं, उसके बाद मैम लोग मुझसे यही शेयर करते हैं कि मैम थैंक यू कि आपने जो है हमको ये मेडिटेशन कराया। और कल इतने लोगों ने मुझसे बात करी कि आपने ये जो कराया है ये कैसे करना है, कितनी देर करना है, फिर मैंने सबको बताया। तो अब मैं समझती हूँ इस बात को कि जो मैं तब मुझे विजन दिखाई गई थी कि मैं माइक ले लेके घूम रही हूँ, ऑडिटोरियम्स में जा रही हूँ, वो एक ये बात थी कि तुम जाओगी, तुम दूसरे दूसरे स्कूल्स में जाओगी, सिखाओगी और बताओगी और इसको इस तरह से स्प्रेड करोगी। तो मैं तब परेशान होती थी, तब मैं उस बड़े कारण को समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं जान पाई हूँ कि ये होना ही था मेरी लाइफ में। सो मुझे बड़ा, मैं इनसे बहुत हम्बल होती हूँ इन सब एक्सपीरियंसेस से, कि बड़ा मेरी लर्निंग है कि कितनी सुंदर बातें हैं, यूनिवर्स हमारा कितना ध्यान रखती है। ये हमारी शायद नादानी है कि हम तब उस बात को समझ नहीं पाते, बट आज मैं सारी बातों को कनेक्ट कर पाती हूँ, तो बस मैं ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाती हूँ। पायल जी, जीवन के अंदर हर क्षण हर पल कुछ न कुछ सिखाने के लिए, तो जो भी इंट्यूशंस आपको पहले से हो रही थी वो आपको प्रिपेयर किया जा रहा था फ्यूचर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है आपके सामने। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस कार्य के साथ साथ आपने पीएमसी का नाम लिया, पीएमसी हिंदी का नाम लिया,
आपने उसमें भी अपनी सेवाएं दी हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो जब मैं पीएमसी हिंदी के स्टूडियो आई तब मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे अपनी सेवाएं दे सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आप एंकरिंग अच्छी कर लेंगे। तो उस टाइम पे मंजुला मैम जो हैं वो होली साइंस बुक का एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो मैंने उस वक्त आके यहाँ पे एंकरिंग करी थी पीएमसी शो के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मुझे एक तो ज्ञान मिल रहा था बहुत सारा, और मुझे यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की वाइब्रेशन है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे मौके मिलें कि मैं पीएमसी हिंदी से बार बार कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि ये ध्यानियों का एक ग्रुप है, ध्यानियों का समूह है, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने जब मंजुला मैम के साथ मेरा शो ख़त्म हुआ, उसके बाद एक जब नया शो शुरू हुआ मेरी कलम सीज़न 1, उसके लिए भी मुझे बुलाया गया और मैंने उसकी भी एंकरिंग करी, जिसमें हम अलग-अलग बुक्स के ऑथर्स को बुलाते थे और उनसे बात करते थे बुक्स के बारे में। तो वो शो भी बहुत अच्छा था। बट उसके बाद लेकिन कोविड ख़त्म हुआ और लाइफ़ थोड़ी वापस चली गई, तो आज मैं फिर से पीएमसी पर हूँ। हमने आपकी इतनी सुंदर यात्रा को सुना और जाना कि किस प्रकार हर तरह की परिस्थिति होने के बावजूद भी आज आप इस स्थिति पर हैं कि आप जन कल्याण के लिए तैयार हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, ध्यान के माध्यम से सिखा के एक युवा समाज में आप जा रही हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम आपसे अपने दर्शकों के लिए संदेश चाहते हैं। तो जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सबको ध्यान के मार्ग पर आना ही है। और आज जो एक आप एनर्जी का शिफ्ट देख रहे हैं प्लैनेट अर्थ पे, उसने सबको छूना ही है आज या कल। हम सबको ध्यान में आना है। आप सिर्फ इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे एक सीढ़ी है और हम सब उसके अलग अलग स्टेप्स पर हैं। तो हमारी जर्नी भी अलग अलग है, डेस्टिनेशन हम सबका सेम है, अल्टीमेट हमको पहुंचना एक ही जगह है, पर हम सब अपने अपने समय के साथ पहुंचेंगे। पर आज का जो टाइम है, इस वक्त जो एनर्जीज इतनी हाई हैं, अब शिफ्ट जल्दी आ रहा है, लोग ध्यान में जल्दी उतर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि हर तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट और मीडिया, हर कोई अब स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। हर तरफ से हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि हम सब ध्यान की तरफ बढ़ें। ऐसी बुक्स आ रही हैं अच्छी से अच्छी कि हम उसी तरफ जाएं और उनसे अपना ज्ञान लें। तो जैसे मैं आई, एक सिंपल सी साधारण सी लड़की जो ध्यान में आई और ध्यान ने उसकी लाइफ को इतना टच किया, मैं कितनी अनजान थी ये बात मैं अब आपको कह सकती हूँ। लेकिन एक जर्नी की अपनी ब्यूटी होती है। मैं इतनी पेन और सफरिंग से जो आज उभर के आई हूँ और आपके सामने बात कर पा रही हूँ। मैंने तो कुछ देर पहले मैम से यही जिक्र किया था कि शायद ये बातें मेरी बड़ी क्लोज हैं, मैं बता नहीं पाती, बट ये मेरे ध्यान ने मुझे, आप कह सकते हैं कि एक करेज दी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये शेयर कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हीलिंग इसी से हुई है। मैं आज हील हो चुकी हूँ क्योंकि ये मेरे ध्यान ने मुझे ताकत और शक्ति दी है। तो ध्यान एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टूल है अपने आप को जानने का। जब तक हम ध्यान में नहीं आते, हमारा ये जीवन जो है वो सार्थक नहीं होगा। तो आप भी जागें, सब जागें और सब ध्यान की तरफ आएं। पिरामिड को यूज़ करिए, उसकी एनर्जीज़ को फील करिए। पिरामिड वैली बेंगलोर जाइए, और भी बहुत जगह पिरामिड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। वहाँ पिरामिड एनर्जी को जाके खुद एक्सपीरियंस कीजिए। मेरे कहने पर मत मानिए, जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। जिस तरह से मुझे एक साधारण से इंसान को बेनिफिट हुआ, आपको भी बहुत होगा। जैसे मेरी इंट्यूटिव पावर्स जागी, मुझे गाइडेंस मिली, मुझे इतनी प्रेरणा मिली, मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एनर्जीज़ हैं, मुझे हेल्प मिलती है। तब आपको लोनलीनेस नहीं फील होती। वही आप भी जान पाएंगे जब आप पिरामिड से जुड़ेंगे, जब आप पीएमसी हिंदी से जुड़ेंगे और जब आप ध्यान को अपने जीवन में लाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, पीएमसी हिंदी में आत्मा की यात्रा शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे बुलाने के लिए और मेरी यात्रा सुनने के लिए और मुझे इतना समय देने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, इतनी सुंदर यात्रा
जिसमें गूढ़ रहस्य क्या है। आनापानासती ध्यान करिए। सबके पास बहुत से प्रश्न होते हैं। अपने प्रश्न को रखकर ध्यान करिए और मौन में चले जाइए। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने की आदत डालें। जो पुस्तकें हैं, स्वाध्याय है, वो हमें मददगार सिद्ध होता है। जो सज्जन सांगत्य है, जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो प्रयत्न करिए, मौन में जाइए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाइए। वो केवल और केवल माध्यम है आनापानासती ध्यान। उसके साथ जुड़े रहें। हम पुनः आपके लिए एक नए मास्टर के साथ आएंगे आत्मा की यात्रा शो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।